हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और हर बार की तरह एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं गवर्नमेंट स्कीम के इस प्रोग्राम को लेकर के, जिसमें हम किसी न किसी नए गवर्नमेंट स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं। इस बार जिस स्कीम को आपके समक्ष हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो स्कीम रिलेटेड है पेंशन से। और आप सब लोगों को मालूम है कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं और उन इलेक्शंस को लेकर के ये पेंशन स्कीम जो है उसके ऊपर आपस में बहस छिड़ी हुई है। संभव है ऐसा कि यहाँ से आपके प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर मेंस में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं शुरुआत ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे आप OPS बोलते हैं और न्यू पेंशन स्कीम जिसे आप शॉर्ट में NPS भी कह सकते हैं। तो कहीं NPS या OPS का यूज हो रहा होगा तो हम इसको इसी तरीके से समझेंगे। शुरू करने से पहले पिछले सप्ताह के प्रश्न के ऊपर डालते हैं नजर। पिछले सप्ताह में हमने डिस्कशन किया था अंतर्राष्ट्रीय पोषण या राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित ये प्रश्न था, उसके उद्देश्य पूछे गए थे। इन उद्देश्यों में सही जवाब कई सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, जिसमें पहला ऑप्शन ए जो है वो सही है, जिसमें केवल 1 और केवल 2 की बात करी गई। बाजरा, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किए गए चावल को कम करने की खपत को बढ़ावा देने की बजाय कम करने की बात करी गई थी, बल्कि जो बाजरा है उसको बढ़ाने की बात करी गई। तो इसमें चावल का इस्तेमाल कर दिया गया, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया और कुक्कुट वाला भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स में NPS की और OPS की। तो सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में क्या है कि कुछ राज्यों में होने वाले हैं चुनाव, विधानसभा के चुनाव, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं, जिसको लेकर के ये चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेशन जरूर होगा। बहरहाल, क्योंकि नए चुनाव हैं तो चुनाव में कुछ ना कुछ चुनावी वायदे किए जाते हैं और इन वायदों के मुताबिक ही जो कह सकते हैं पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अपना आधार तय करती हैं। इसमें से जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस ने ये वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जैसा कि हमने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, यानी कि वहां जब उनकी सरकार नहीं थी तो वहां न्यू पेंशन योजना आ गई थी, लेकिन जब इनकी सरकार वहां वापस आई तो इन्होंने OPS स्कीम जो है वो वापस वहां पर लगाई है। तो क्योंकि हम लगा सकते हैं और लगाया है, उदाहरण है हमारे पास में, इसलिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं और हम इलेक्शन में जिता सकते हैं। इस चीज को चुनावी कह सकते हैं कि वायदे के रूप में कांग्रेस की तरफ से लाया गया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो है उसने भी यही वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी OPS स्कीम आपके लिए लेकर के आएंगे। ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा संकट में स्थिति है, क्योंकि उनके द्वारा NPS स्कीम को लागू किया गया है और बड़ा मुश्किल है सरकार के द्वारा उस NPS स्कीम को हटा करके अपने OPS स्कीम को दोबारा से लाने के लिए। एक तो फंड की दिक्कत पड़ेगी और दूसरा अपने कह सकते हैं कि एक फेल्योर माना जा सकता है एक पॉलिसी का, तो उसको भी गवर्नमेंट शायद नहीं करना चाहेगी। तो देखते हैं कि ये युद्ध किस मोड़ में बैठेगा। फिलहाल हमारा काम ये है कि हम ये चर्चा करें या ये जानकारी बटोरें कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो क्या थी। पेंशन की बात करते हैं तो वृद्धावस्था में दी जाने वाली एक ऐसी आर्थिक या वित्तीय सहायता है जो अपने कर्मचारियों को एक ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता, जिसमें आप काम करते हैं। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, जिसने आपको काम पर रखा है वो है एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता है, और आप हैं कर्मचारी। तो कर्मचारियों का वृद्धावस्था के दौरान जब वो रिटायर हो जा रहे हैं तो उस दौरान उनको आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जा सके, इस उद्देश्य से जो पेंशन है वो दी जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं पेंशन। तो केंद्र सरकार में आप चाहे काम कर रहे हो या फिर राज्य सरकारों में सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हो, इसमें पेंशन स्कीम जो है वो चलती रहती थी। पहले जो है वो पेंशन स्कीम थी, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको बोला जाता था, उसको कहा गया है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है जो वृद्ध है, जो वृद्ध व्यक्ति है, अब आप सोच के देखिए 60+ एज में अगर आप रिटायर हो रहे हैं, कोई 62 साल में हो रहा है, कोई 65 साल में हो रहा है, कोई इनके बीच के सालों में हो रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से, तो ये वो आयु नहीं है जिसमें आप जाकर के क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार से फिर से नौकरी कर सकते हो, या फिर आपका शरीर इतना मजबूत नहीं होता है कि आप उस तरीके से अपना काम कर सकें। लेकिन जीना तो है और उसके लिए खर्चे भी हैं, और खर्चे हैं तो पैसे होने चाहिए।
तो वो खर्चा कैसे होगा, ये एक जिम्मेदारी के तौर पर उस नियोक्ता के ऊपर आ जाता है और वो जिम्मेदारी वो निभाता है पेंशन के तौर पर। सरकार इसको पेंशन के तौर पर निभा रही थी। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जब आप, जो आपकी लास्ट सैलरी होती है, जो अंतिम वेतन होता है, अंतिम वेतन, तो पुरानी पेंशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम वेतन का 50%, इसका जो है 50% जो है वो वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो ऐसे पेंशन बनता था। ये हो गई पिछले ओल्ड पेंशन स्कीम्स की बात। लेकिन इस पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2004 से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया और ये कहा गया कि 1 जनवरी 2004 से जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं उनको जो है नई पेंशन स्कीम के तहत मतलब उनको रखा जाएगा, यानी उनके ऊपर न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाएगी। अब मैंने जैसा कि बताया कि पेंशन जो है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद का ये क्या है, वेतन है, और ये वेतन आपको कार्य के बगैर देना पड़ता है। इस एवज में लेना होता है, इस एवज में कि आपने इतने साल तक हमारे लिए काम किया है तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ऐसा करें। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। पेंशन की बात करते हैं या पेंशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो अंतिम वेतन होता है, लास्ट जो वेतन होता है, इस लास्ट वेतन का 50% जो है आपको दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं अंतिम वेतन आपका 50,000 रुपए है। ठीक है, अंतिम वेतन 50,000 रुपए है, तो आपकी जो पेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 25,000 रुपए आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वही चीज यहां लिखी, पेंशन भोगी को मासिक भुगतान में दिया जाता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि वेतन में, वेतन के अलावा कुछ जैसे डीए टाइप की चीजें होती हैं, डेयरिंग अलाउंसेस होते हैं, जिसको आप महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो जो पेंशन होती है वो भी सैलरी और महंगाई भत्ता को ऐड करके दिया जाता है। तो महंगाई भत्ता क्या, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, अब सैलरी के रूप में महंगाई भत्ता ये होता है कि मान लेते हैं आपकी जो अंतिम सैलरी, जैसे 50,000 रुपए मैंने आपको बताया अंतिम सैलरी इतनी थी, तो महंगाई भत्ता अमूमन जो है, मतलब इसको कैलकुलेट किया जाए तो जैसे 4% है महंगाई भत्ता, तो 4% किसका, सैलरी का। ठीक है, 4% किसका, सैलरी का। तो सैलरी का 4% का मतलब हो गया, ठीक, ये 2,000 रुपए हो गया। तो आपकी जो टोटल जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 50,000 प्लस 2,000, है ना, तो कितना हो गया, 52,000। ये आपकी टोटल सैलरी बनेगी और इस पे जो है 50% लगा करके आपका क्या बनता है, वो बनता है आपका पेंशन। अब जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपके वेतन में वृद्धि होती है और उसके जो अधिमान है उसमें वृद्धि होती है। उसी प्रकार से ये जो स्कीम थी उसमें वेतन के साथ साथ जो ये है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो महंगाई के ऊपर जो आपका अलाउंसेस मिल रहे हैं, महंगाई के ऊपर अलाउंसेस जो मिल रहे हैं, उसको भी इंक्लूड किया जाता था, है ना। तो ये आपका पेंशन में भी होता है। जैसे मान लेते हैं आपकी लास्ट सैलरी जो है वो कितनी बन रही है, 52,000 रुपए बन रही है, तो इसका 50% आपको मिलेगा, ना कि केवल 50,000 का। मतलब ये और ये इंक्लूड रहेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 26,000 रुपए आपको पेंशन जो है वो मिलने वाली है, 26,000 रुपए आपको पेंशन मिलने वाली है। और जैसे जैसे हर साल या कुछ महीने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है और डीए इंक्रीज होते हैं, वैसे ही पेंशन भी आपका इंक्रीज होता रहेगा। और ये बढ़ोतरी अगर हम देखें तो ये बढ़ोतरी कहीं ना कहीं साल में 2 बार होती है, एक बार जनवरी में, और एक बार जुलाई में। तो जुलाई और जनवरी में इस तरीके की वृद्धि हमको जो है वो देखने को मिलती है, इस तरीके की वृद्धि जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो ये पुरानी पेंशन स्कीम में ये सारी बातें थी। अब पुरानी पेंशन स्कीम में अगर ये सारी बातें थी तो इसमें समस्या क्या थी, समस्या जो है वो कुछ गवर्नमेंट के सामने है। जैसे कि इस तरीके से कोई 1-2 व्यक्ति तो है नहीं जो पेंशन में है, बहुत सारे कर्मचारी हैं। तो जब आप सेवा के बदले वेतन उठाते हैं तो सेवा देते हैं, उससे जो पर्टिकुलर जो ऑफिस है उसको लाभ होता है और उस लाभ से आपको वो क्या देता है, आपको सैलरी देता है। पर आपने सेवा दी नहीं और आपको लाभ चाहिए, मतलब यही तो हो गया ना पेंशन एक तरीके से। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने साल तक आपके काम, तो वफादारी की भी तो कुछ कीमत होती है, या इतने दिन तक आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे, हमने पूरा अपना जीवन आपके लिए बिता दिया, तो उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर आपको मृत्यु तक हमारी जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो हमने इतने साल आपके पीछे गंवा दिए, अब जब हमारी आखिरी बारी आई तो हम कहाँ जाएंगे पैसा लेने, जबकि हमारे शरीर में क्षमता नहीं बची आपके यहाँ काम करने की वजह से। तो सरकार इसलिए पेंशन देती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पेंशन की जो देनदारी है वो काफी हद तक अधूरी रह गई थी सरकार की, तो ये एक लायबिलिटी के तौर पर हो गई। अब ये भी कहा गया सरकार की तरफ से
कि पेंशन के लिए कोई अलग से कोष नहीं है। मतलब सरकार जो है वो हर साल बजट जो है वो अनाउंस करती है। सरकार जो है वो हर साल जो है वो क्या करती है, बजट अनाउंस करती है। इस बजट में पेंशन का जो अमाउंट है वो भी मतलब वो कह सकते हैं कि एस्टिमेट लगा रही है कि इतना हमें पेंशन में देना है, उसका खर्चा आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोष तो होना चाहिए। कोष होने का मतलब ये हो जाता है कि डायरेक्टली हमको पता होता है कि इतना पैसा फंड में होगा, मिनिमम इतना रखना है, मैक्सिमम इतना हमें खर्च करना है। बिल्कुल एक एस्टिमेट एक्यूरेट हो जाता है, काफी हद तक बहुत सही हो जाता है। पर क्योंकि पेंशन से रिलेटेड कोई सरकार के पास में कोष नहीं है, इसलिए ये जो व्यय है वो अनियमित रहा है और भविष्य में साल दर साल भुगतान कैसे किया जाए इस पर कोई स्पष्ट योजना सरकार की नहीं रही थी पहले इस स्कीम को लेकर के। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट जो है वो बना रह गया। तो एक तो ये पॉइंट ये है परेशानी। दूसरा, अगर हम देखें ओपीएस में जो ये पैसा है पेंशनर्स को वो कैसे मिल रहा है, वो तो काम कर नहीं रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है। सरकार के पास पैसा कहां से आता है, सरकार के पास पैसा आता है यही करदाताओं से, टैक्स पेयर से आता है, एक बड़ा अमाउंट आता है टैक्स पेयर से। तो टैक्स पेयर्स जो हैं वो ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, उनके टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा भार कर रही है और वो पैसा जा रहा है इनकी तरफ, ठीक है। और साथ ही साथ जैसा कि आपको यहां पर समझ में आया कि भाई ये सरकार का पैसा है और लोगों को जा रहा है, तो ये जा रहा है करदाताओं के ऊपर, एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है लायबिलिटी बन रही है। और जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इन टैक्स पेयर्स के ऊपर भार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेंशन हर महीने बढ़ रहा है, उसके बाद अलाउंसेस जो हैं वो भी हर महीने, वो जो महंगाई राहत है वो भी हर बार बढ़ रही है, ठीक है। तो उससे पेंशन का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इनके ऊपर भी एक बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको नियंत्रित करने की कोई प्रणाली नहीं रखी गई। दूसरी बात यह है कि जो रिटायरी जो होते हैं उनको सरकार जो है सरकारी स्वास्थ्य सुविधा जो है, स्वास्थ्य जो सुविधा है वो भी प्रदान करती है। और वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजीज अच्छी हो गई, तो लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सरकार का ये कहना है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं तय है। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि खर्चा नहीं हो, उनके ऊपर खर्चा हो, लेकिन हमें पता तो रहे, एक रेगुलेटेड अमाउंट तो रहे। वही यहां पर कहा जा रहा है, हर साल पेंशन भोगियों के लाभ में वृद्धि हो रही है, महंगाई राहत जिसे कहा जा रहा है, लगातार ये वृद्धि हो रही है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तो हमें कब तक ये पैसा देना है, मतलब उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है ना, ओपीएस भी निश्चित समय के लिए नहीं है। का मतलब यही है कि ये सब होने के बावजूद किसी व्यक्ति को ओपीएस कब तक दिया जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, या फिर इसको बैकअप करने वाली कोई स्कीम नहीं है। तो फिर ये पैसा जो है वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। अब कितना खर्चा हो रहा है या कितना इरेगुलर तरीके से सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है, उसको यहाँ पे सरकार ने आकलन करने का प्रयास किया पिछले 3 दशकों में। अब इन दशकों के रिकॉर्ड्स जरा यहाँ पर देख लीजिए। इन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पिछले 3 दशक में जो केंद्र सरकार के ऊपर पेंशन बिल है वो बढ़ करके 58% या 58 गुना जो है वो बढ़ गए। और जो राज्य जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा भी पेंशन के तौर पर अगर हम देखें तो लगभग 125 गुना 1990-91 से लेकर के 2020-21 के बीच में इतना बढ़ा है। तो यही जो बढ़ी हुई वृद्धि है यही तो इधर अतिरिक्त भार डाल रही है, और इसके लिए कोई कोष भी यहां पर नहीं है, और ये भी नहीं तय है कि कितने समय के लिए किया जाना है। तो ये परेशानियां हैं ओल्ड पेंशन स्कीम्स की। अब इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, इसने एक कमीशन, मतलब इसने जो है OASIS को कमीशन किया, और कमीशन करके एक परियोजना जो है वो तैयार करी गई जिसे कहा गया OASIS। OASIS ने रिपोर्ट तैयार करी और 2000 में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी, और किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत करी, SA दवे की अध्यक्षता में। SA दवे जो है ये सेवी और यूटीआई जो है उसके यूटीआई इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। तो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें उन्होंने बताया है कि OASIS परियोजना जो है वो सरकारी पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए नहीं थी। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, यानी इसको ये किसको टारगेट कर रही थी अगर इसके लिए नहीं थी तो उन्होंने उद्देश्य बताए। उन्होंने बताए हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, यानी जो असंगठित क्षेत्र हैं, उनके जो श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था में किसी प्रकार से आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए। और सजेशंस जो है वो किस प्रकार के आए हैं, उसमें एक आंकड़ा निकल करके सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि 1991 की जनगणना के अगर अनुसार हम देखें तो 3.4 करोड़ लोग या फिर 31.4 करोड़ लोग टोटल कामकाजी जो आबादी है उसका 11% जो की है वो उतने ही लोग हैं जिनको वृद्धावस्था में किसी प्रकार से कोई फंडिंग मिल रही है या फिर सिक्योर महसूस कर रहे हैं।
केवल 11% है। तो बाकी के जो 89% है वो अनसेफ हैं, जिनको किसी भी प्रकार से कह सकते हैं प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, या पेंशन स्कीम्स के तहत लाभ नहीं मिल रहा है, और उनको कोई भी किसी प्रकार से जो आर्थिक सुरक्षा के साधन होने चाहिए उनके पास में नहीं है। तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया कि वृद्धावस्था की आय सुरक्षा के लिए इसको टारगेट जो है वो किया गया है। ठीक है, तो अब सिफारिश जो है वो किस प्रकार से हुई? सिफारिश में यह कहा गया कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, अगर सरकार के ऊपर इस तरीके का बर्डन आ रहा है, तो जो यहां पर एक सिफारिश की गई उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 3 तरीके से अपने पैसे को जो सेफ हो रहा है गवर्नमेंट के पास में उसको निवेश कर सकता है। और इसमें 3 उपाय क्या क्या बताए गए? एक तो सेफ, दूसरा बैलेंस और तीसरा ग्रोथ। सेफ में क्या है? जो अपना पैसा है उसका लगभग आप जो 10% तक है वो निवेश करवा सकते हैं। जो एजेंसीज है, 6 एजेंसीज थी, इसमें SBI है, HDFC है, UTI है, LIC है वगैरह में आप निवेश करा सकते हैं और वो आपको बाद में पेंशन देते रहेंगे। इसी तरीके से बैलेंस में इक्विटी का जो टोटल इक्विटी है उसका 30% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इक्विटी के 50% तक आप ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, उसे अपनी चॉइस यहाँ पर चुनने का अधिकार है। और जो शेष राशि है उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर रखा जाएगा, और उससे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो आपको वृद्धावस्था में काम आएंगे। ऐसे सजेशन जो है वो दिए गए। लेकिन ये कहा गया कि जो एक यूनिक कह सकते हैं कि यूनिक खाते होंगे या यूनिक रिटायरमेंट जो अकाउंट्स बनेंगे, उस यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट में प्रतिवर्ष जो है कम से कम 500 रुपए का निवेश आपको करना होगा। अब देखिए यहां पर यह बताया गया कि सेवानिवृत्त खाते में कम से कम 2 लाख रुपए तक का जो जिसको बोलते हैं यूनिटी या फिर इसको बोलते हैं एन्युइटी। एन्युइटी खरीदने का मतलब हो गया, वार्षिकी खरीदने का मतलब हो गया कि वार्षिकी क्या है इसको मैं बता दूं। सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति खाते से कम 2 लाख रुपए की एन्युइटी खरीदनी होगी। अब 2 लाख रुपए की एन्युइटी खरीदने के लिए इस अकाउंट का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो ये है क्या? मतलब वार्षिकी ये क्या है, एन्युइटी क्या है? एन्युइटी जो है एक प्रदाता राशि का निवेश करता है। प्रदाता राशि जो है उसका वो उसको कहीं पे निवेश कर देता है। जैसे आप हमको दे दीजिए पैसा, हम उसको निवेश कर देंगे, ठीक है। और एक निश्चित मासिक आय जो है हम आपको आपके रिटायरमेंट पे प्रदान करेंगे, लगभग 1,500 रुपए के आसपास। अगर हम देखें रिपोर्ट ने बताया कि जब तक रिपोर्ट तैयार हुई तब तक बताएगा कि वो 1,500 रुपए के आसपास थी, तो हम आपको 1,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से देते रहेंगे, तो आपका पैसा आपको रिटर्न होता रहेगा। और जो व्यक्ति के शेष जीवन के लिए रहेगा, मतलब लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट OASIS जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसके तकरीबन 1.5 महीने के पश्चात में कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय जो है उसने BK भट्टाचार्य जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्य सचिव थे, ठीक है, तो BK भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह जिसे LLEG कहा गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक हाई लेवल कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जो कि ये गठित किया गया, और ये जो है सरकारी कर्मचारियों की स्थिति को जानेगा। अब ये जो गठन किया गया इसने अपनी रिपोर्ट 22 फरवरी 2002 को प्रस्तुत करी, और उसमें जो है सुझाव क्या दिए गए HLEG के द्वारा? ये कहा गया कि इन्वेस्टमेंट का जो पहला चरण है वो कुछ इस तरीके का हो कि जो टोटल सेविंग्स आ रही है, जो टोटल सैलरी आ रही है, उस टोटल सैलरी का 10% जो है वो क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए। जो कह सकते हैं नियोक्ता है यानी कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता जो कि गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हैं, और 10% जो है वो जो कर्मचारी है, कर्मचारी यानी कि जो काम कर रहा है वो 10% करेगा। जैसे कि मान लेते हैं उसकी लास्ट सैलरी या कोई भी सैलरी 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए का 10%, ठीक है, 5,000 रुपए का 10% कितना हो गया? 500 रुपए हो गया। तो 500 रुपये और 500 रुपये जो है क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। वार्षिकी के रूप में यही जा रहा है, वही एनविटी में इकट्ठा होता चला जा रहा है। और ये जो एनविटी करने वाली जो कंपनीज है वो 6 कंपनीज उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आपको बाद में एज अ पेंशन दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि कर्मचारी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जैसे 10% का इन्वेस्टमेंट कर्मचारी और 10% का नियोक्ता कर रहा था, वो नहीं करेगा। अब नियोक्ता ही केवल करेगा 5% का योगदान। तो उसकी जो 10% वाली सैलरी थी वो भी बच रही है, और 5% एक्स्ट्रा आपको मिल भी रहा है, ठीक है। अब ये सारे जो एक साथ एक्यूमुलेटेड जो आपका जो अमाउंट है, जो संचित धन है, इसको एकमुश्त निकाला जा सकता है, या फिर आप इसे आप चाहें तो एकमुश्त निकाल लीजिए और अपने हिसाब से वृद्धावस्था में खर्चा करिए, या फिर आप एन्युइटी में जमा कर दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 1,500 रुपए प्रति माह आपको राशि मिलती रहेगी, जो आपका खर्चा भी चलाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या मिल सकता है,
वो मिल सकता है, कह सकते हैं कि आपको पेंशन मिल सकता है। और ये जो पेंशन मिलेगा ये कर मुक्त होगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर टैक्स पहले ही दे रखा होगा और वैसे भी आपने इन्वेस्टमेंट करवा रखा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने लाभ उठा लिया जो उठाना है, तो आपकी ये आय जो है वो कर मुक्त रहेगी। ये जो है सजेशंस दिए गए। अब जो नई पेंशन योजना आई वो किस तरीके से मतलब काम करी थी, उसकी उत्पत्ति के रीजन क्या थे, यानी नई पेंशन योजना इसकी जगह पर क्यों आई जबकि इस तरीके के सजेशंस आए थे। तो नई पेंशन योजना भी OASIS की रिपोर्ट के आधार पर ही थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्कीम में प्रोजेक्ट बताया वही है वो, ठीक है। तो नई पेंशन प्रणाली जो है वो उसमें भी पेंशन सुधारकों का आधार बनाया गया है और इसमें कहा गया कि मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए इसको काम किया जाना चाहिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उसे सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अपना लिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था लेकिन गवर्नमेंट ने उसे अपने जो कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी अपनाया। और नई पेंशन योजना जो है उसे 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित कर दिया गया और इसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हो रहे हैं उनके ऊपर न्यू पेंशन योजना ही अनिवार्य रूप से इंप्लीमेंट होगी, ओपीएस स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी, जिसको साधारण तौर से लोगों ने नहीं कहा कि सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा प्लान था। अब वो प्लान क्या है वो यहां पर ये है, इसमें कहा गया कि जो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा इसमें जो योगदान हो रहा है कर्मचारियों और सरकार के द्वारा वो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%। मूल वेतन का मतलब वो आपकी जो वेतन मिल रहा है वो, और महंगाई भत्ता जिसको आप डीए कह रहे थे, इसका 10% होगा शुरुआत में। 10% नियोक्ता देगा और 10% जो है वो एम्प्लॉई देगा, ठीक है, जो कि सजेशंस में मैंने आपको बताया था, दिया ही गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज जो है गवर्नमेंट ने 2014 में किया। शुरुआत में तो फर्स्ट स्टेप में यही रहा, लेकिन 2019 में जनवरी 2019 में सरकार ने क्या किया, मूल वेतन और महंगाई वेतन के भत्ते जो है वो 14% तक बढ़ा दिए। मूल वेतन और महंगाई भत्ते के वेतन को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया, योगदान को जो है वो 14% तक बढ़ा दिया। यानी कि अब जो 10% का जो आप योगदान दे रहे थे वो इतना ना दे करके 14% का देंगे, ये दे दिया गया। अब ये ज्यादा अमाउंट सेव होने लगा। अब ये वाला जो पैसा है ये भी आप एक मुश्त निकाल सकते थे या फिर आप इसको जो है यूनिटी में कह सकते हैं कि एन्युटी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये व्यक्ति खुद भी कर सकता है, जैसे उसमें भी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। यहां पर ये इन्वेस्टमेंट का जो 3 तरीका था इसमें आप कर सकते थे इक्विटी के 10%, इक्विटी का 30% या 50%। उसी तरीके से यहां पर भी बताया जा रहा है कि आप जो है लो लेवल रिस्क से लेकर के हाई लेवल रिस्क तक एक तरीके से इसमें मार्केट इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। हाई लेवल इन्वेस्टमेंट तक आप कर सकते हो। उच्च जोखिम वाले में करोगे तो आपको रिटर्न्स बाद में जो है वो थोड़ा ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उतना ही जोखिम भी होगा, उसमें उतना ही ज्यादा जोखिम भी होगा। तो यहां पर यह कहा गया, और कई योजनाओं में चुन सकते थे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या फिर वित्तीय संस्थानों के साथ निजी कंपनियों द्वारा पदोन्नत पेंशन फंड जो है वो मैनेजर भी यहां पर रखेगा। और ये मैनेजर्स की संख्या कितनी हो गई, 6 से बढ़कर के 9 हो गई। मतलब आप इनके माध्यम से ये इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने फंड का कर सकते थे, जो कि यहां पर जा रहा है। अब वो कौन कौन से मैनेजर्स हैं, जो 9 मैनेजर्स हैं वो ये हैं, आप यहां पर देख सकते हो। इसमें HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा, मैक्स, SBI, LIC, UTI, ये सब इसमें शामिल है। SBI तो पहले भी था। तो जरा देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है कि SBI, LIC और UTI द्वारा जारी जो NPS योजना है, न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोल सकते हैं आप, NPS योजना है केंद्र सरकार के लिए 10 साल का रिटर्न जो है वो, अगर आप 10 साल पर रिटर्न लेना चाहते हैं, 10 साल का रिटर्न उसमें मिलेगा 9.22% के हिसाब से ये रिटर्न मिलेगा। आपने जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया वो 5 साल का रिटर्न 7.99% के हिसाब से मिलेगा, और 1 साल का रिटर्न जो है वो 2.32% के हिसाब से हर साल आपको रिटर्न मिलेगा। जबकि पिछली जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें क्या होता था, उसमें डायरेक्टली कुछ इस तरीके के इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं थी, टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट या टुकड़ों में आपको रिवर्ट की बात नहीं थी। उसमें सीधा जो है आपकी जो लास्ट सैलरी उसका 50% आपको दे दिया हर महीने, और जो वृद्धि होती जा रही वो आपको देता जाएगा। तो वो सरकार के ऊपर एकदम डायरेक्टली लायबिलिटी के तौर पर काम कर रही थी, ऐसा सरकार का कहना है। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सरकार को पैसा दे रहे हो, और वही सरकार आपको वापस कर दे रही है उससे कमा करके, ये चीज वो बोल रही है। तो पिछले 8 वर्षों में एनपीएस ने इस तरीके से अगर देखा जाए इसका लाभ उठा करके अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग तरीके के बहुत सारे जो ग्राहक हैं उनका बेस तैयार कर लिया, यानी कि जो ग्राहक बेस है वो काफी मजबूत हो गया, और प्रबंधन के तहत इसकी जो संपत्ति है उसमें भी वृद्धि हुई। तो गवर्नमेंट के पास में थोड़ा पैसा यहां पर आ गया। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे 31 अक्टूबर 2022 तक क्या है, सरकार के पास में 23,32,774 ग्राहक जो है वो गवर्नमेंट के पास में आ गए। कारपोरेट सेक्टर में अगर देखेंगे तो 15,92,000
134 आपको कस्टमर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से असंगठित क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 25,45,000 और एनपीएस स्वावलंबन योजना के तहत अगर देखा जाए तो 41,77,000 ग्राहक आपको एनपीएस में इन एजेंसीज में देखने को मिल रहे हैं। और इस तरीके से जो टोटल जो मैनेज्ड जो कह सकते हैं कि जो संपत्ति है वो 31 अक्टूबर 2022 तक 7,94,870 करोड़ रुपए ये हो गई। तो सरकार का कहना है कि भाई इससे सरकार के ऊपर थोड़ा कम भार आ रहा है और हम इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, मतलब ये है। अब अगर आप इन सब चीजों को हटा देंगे तो डायरेक्टली एक चीज आ जाएगी, 50% आपको लास्ट सैलरी का देना पड़ेगा और जाएगा कहां से? गवर्नमेंट के पास से ही जाएगा और गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से कोई कोष नहीं बना रखा है, बजट में उसका एक्स्ट्रा लायबिलिटी के तौर पर ऐसा दिखाई देगा। अब जो सरकारें हैं वो ये कह रही है कि हम ओपीएस लाएंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हम लेकर के आए हैं, झारखंड में हम लेकर के आए हैं उस तरीके से, और आगे भी लेकर के आएंगे जो राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर, और आम आदमी पार्टी सरकार भी यही कहना चाहती है। तो क्या होगा, कैसे वो स्कीम्स आएंगी वो तो हम देखेंगे, और उससे किस तरीके से सरकार के ऊपर भार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या उसका क्या रास्ता निकालेगी गवर्नमेंट जो भी अपकमिंग होगी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यह समझ में आता है कि शायद आपको एनपीएस और ओपीएस में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित आज का एक प्रश्न है जो कि यहां पर है, एनपीएस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन सह निवेश योजना है। ठीक है, पेंशन सह निवेश योजना है जो कि अभी हमने आपको बताया। यह सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिटर्न के माध्यम से आपको सेवानिवृत्ति की प्रभारी योजना बनाने के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत अवसर जो है लाता है या देता है आपको। और यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है और पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट एनपीएसटी एनपीएस के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकरण मालिक। इन तीनों में से आपको बताना है कि कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, केवल एक, केवल दो, तीनों कथन सत्य हैं या कोई भी कथन सत्य नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। इसके अलावा आप अपने सुझाव जो है वो हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं और टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, उसके लिए आपको इसे स्कैन करना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन। दोस्तों, जो हमारा स्टडी IQ IAS हिंदी है वो लगातार नए प्रोग्राम्स आपके समक्ष लेकर के आ रहा है। नए प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं अमृत उपाध्याय सर के द्वारा पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ उन्हीं के द्वारा नक्शे पर भारत, ये आपको गिफ्ट के तौर पर, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिला है जब 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो गए आप लोगों के माध्यम से। तो इन दो नए प्रोग्राम्स के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट स्कीम है और जो ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, और ये पहले के जो प्रोग्राम्स हैं वो लगातार आपके लिए चल रहे हैं और आगे भी अभी जगह खाली है, यानी कि और प्रोग्राम्स आपके समक्ष आने वाले हैं। तो इन सब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।